नमस्कार। समसामयिक घटना चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग तिवारी। आज मैं आप लोगों के बीच में समसामयिक घटना चक्र की बहुत चर्चित पुस्तक रही जीएस हिस्ट्री 2024 में भारतीय इतिहास का व्याख्या क्रमवार तरीके से आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के विषय में। भारतीय इतिहास की चर्चा करने से पहले, जो कि इस पुस्तक में शुरुआती पेज में है, हम थोड़ा इतिहास विषय के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम अपने सिलेबस भारतीय इतिहास को व्याख्यात करते हुए एक क्रमवार तरीके से इस पुस्तक को ध्यान में रखते हुए, सभी समग्र प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यह पूरा लेक्चर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आप सभी को एक बेहतर तरीके से यह पुस्तक पूरा दिमाग में बैठ जाए। तो आइए बात करते हैं इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हा धन आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही या ठीक इसी प्रकार। हास का मतलब होता है घटित हुआ होगा। क्या घटित हुआ होगा? घटना। कैसी घटना? उत्थान व पतन। घटनाएं अक्सर दो ही प्रकार की होती हैं, उत्थान व पतन। किसका? व्यक्ति का, समाज का, व्यवस्था का। अर्थात अब इतिहास की परिभाषा समझते हैं। इतिहास एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति का, समाज का, व्यवस्था का उत्थान व पतन सिद्ध होता है या तर्कों द्वारा पुष्ट की जाती है। अनेक इतिहासकारों के द्वारा इतिहास की कई अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कि अतीत में हुई क्रमवार घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के पिता के रूप में हेरोडोटस, अर्थात हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, जो कि एक यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस और उसके आसपास के क्षेत्रों का इतिहास का क्रमवार तरीके से वर्णन करने वाले एक व्यापक रूप में उसकी घटनाओं को इतिहास के रूप में लिखा था। इनके द्वारा इन सभी प्रकार के किए गए कार्यों को हिस्टोरिका में वर्णित किया गया है। वॉल्टेयर, जो कि एक फ्रांसीसी फिलोसोफर है और हिस्टोरियन है, वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। तो इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास दर्शन का जन्मदाता कौन है? वॉल्टेयर। अब हम बात करते हैं इतिहास से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार। फ्रांसिस बेकन, ये ब्रिटिश दार्शनिक व राजनेता थे। जेम्स फर्स्ट के समय में अटॉर्नी जनरल और लॉर्ड चांसलर के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने इतिहास के विषय में कहा है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ट्रेवेलियन के अनुसार, ट्रेवेलियन एक ब्रिटिश इतिहासकार व विद्वान थे। इतिहास एक अपरिवर्तनीय रूप वाली कहानी है। रेनियर ने, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में डच इतिहास के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे, इन्होंने इतिहास की परिभाषा के रूप में, इतिहास विषय के रूप में कहा है, इतिहास एक कहानी है। अर्थात किसी भी घटना के एक नहीं अपितु अनेक कारण होते हैं। ये रेनियर महोदय का मानना है। इन्होंने इतिहास के विषय में कहा, इतिहास एक कहानी है। जेबी ब्यूरी महोदय की बात करें, जो कि एक ब्रिटिश विद्वान व इतिहासकार रहे हैं, ठीक है, इन्होंने इतिहास को बताया है कि इतिहास विज्ञान है, न इससे कम न इससे ज्यादा। अल्बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत, जब मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो चुकी थी और मध्यकालीन भारत के समय तुर्कों का आक्रमण हुआ था और आक्रमणकर्ता महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया हुआ था। उस समय अल्बरूनी, जो कि इसका मूल नाम अबू रेहान था, ये ख्वारिज़्म प्रांत का रहने वाला था, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है।
1018 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध के समय गजनवी की सेना द्वारा अबू रेहान को बंदी बनाकर भारत लाया गया और यह भारत ही रह गया। काफी समय तक भारत रहने के बाद, महमूद गजनवी के सैनिकों के साथ रहने के बाद, भारतीय संस्कृत सभ्यता से प्रेरित होकर के ये भारतीय इतिहास के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करते हुए एक बेहतर पुस्तक लिखने का प्रयास किया। अल-बरूनी को अरबी, संस्कृत, फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना की, जो कि अरबी भाषा में थी, जो मूलतः भारतीय धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान व हिंदू रीति रिवाज आदि का अच्छा ज्ञान समेटे हुए था। अल-बरूनी के अनुसार इतिहास समस्त विज्ञानों की रानी है। हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की, तो प्राचीन भारतीय इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भारतीय इतिहास का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। भारतीय इतिहास का काल विभाजन अध्ययन की सुविधा के आधार पर किया गया था। प्राचीन भारत का इतिहास जो पहला खंड है, दूसरा खंड मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा खंड आधुनिक भारत का इतिहास। काल विभाजन एवं नामकरण। आधार लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता एवं पठनीयता के आधार पर इतिहास के तथ्यों को जानने के लिए काल विभाजन एवं उदाहरण के अनुसार इसके पूरे कालक्रम को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें तो काल विभाजन में इतिहास को मूलतः 3 कालों में विभाजित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के समय में यहाँ की विशेषताएं क्या हैं कि उस समय लिखित साक्ष्यों का अभाव था, लिखित साक्ष्य अनुपलब्ध थे, जिसकी वजह से प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर इतिहास का वर्णन किया गया है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इस समय लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं, लेकिन वह किस लिपि, किसी भाषा, किस शैली में लिखा गया है, यह स्पष्ट न हो पाने के कारण अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य ऐतिहासिक काल को लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है, इसे भी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जाना जाता है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल, जो कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पठनीय है, तो इसको जानने के लिए हमें लिखित साक्ष्यों की भी आवश्यकता पड़ती है और पुरातात्विक साक्ष्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि हम कालक्रम के अनुसार भारतीय इतिहास पर ध्यान आकर्षित करें तो प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत देखा जाए तो ये पत्थर युगीन सभ्यता, जो पाषाणकालीन सभ्यता थी, वो प्रागैतिहासिक काल। आगे चल करके हम इस पर चर्चा करेंगे कि पाषाणकालीन सभ्यता, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये 3 चरणों में विभाजित होता है। यदि हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये आद्य ऐतिहासिक काल के कालक्रम की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के बाद जो हड़प्पोत्तर काल आता है या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आता है, ये भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा हुआ है। यदि हम बात करें ऐतिहासिक काल की तो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के भारत की आज़ादी के बाद तक का इतिहास इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में जाना जाता है। इतिहास को जानने के स्रोत में हम इसका सामान्य वर्गीकरण करके देखते हैं कि जब हमारे पास लिखित साक्ष्यों का अभाव था तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों को किन आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार को आधार मानते हुए उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके हम अपने इतिहास, अपने प्राचीन धरोहरों को
प्राचीन सभ्यताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य इनके स्रोतों को सामान्य वर्गीकरण के आधार पर दो प्रकार से विभाजित किया गया है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के आधार पर धार्मिक साहित्य और धार्मेतर साहित्य, ये दो चरणों में विभाजित होता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम ब्राह्मण, जैन एवं बौद्ध साहित्य की बात करेंगे। धार्मेतर साहित्य के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी व विदेशी यात्रियों का जो विवरण प्रस्तुत होता है, ये हम इसके तहत जो जानकारी मिलती है ये हम साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा कुछ लोकोक्तियाँ, कुछ आत्मकथाएं उस समय के जो बहुत प्रसिद्धि, जो बहुत ख्याति प्राप्त की हुई हैं, जिसे हम उस क्रम के इतिहास को जानने में, उस कालक्रम के खंड को समझने में हमें मदद मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यदि हम बात करें तो अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्थापत्य व अन्य पुरावशेष हैं। अभिलेख, जैसे कि अगर हम मौर्यकालीन इतिहास की बात में यदि हम आपसे चर्चा करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए उसके शिलालेख, उसके स्तंभ लेख, इन सब का खाका बनता है। तो अभिलेखों पर पुराने जमाने में राजा महाराजा जो भी इतिहास के क्रमवार एक क्रमिक वर्णन के रूप में अपने द्वारा किए गए तथ्यों का विवरण देते थे, उसके माध्यम से हम जानकारी एकत्रित करके उसे इतिहास के स्रोत के रूप में आज वर्तमान समय में उपयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ में सिक्कों की यदि हम बात करें तो भारत में सिक्कों का प्रचलन किस राजवंश में किस प्रकार के सिक्कों का प्रचलन हुआ था, किस धातुओं के सिक्के थे, किन किन धातुओं से हम परिचित थे, इस पर किस किस प्रकार का चित्र था, क्या लिखा रहता था, तो सिक्कों के आधार पर भी इनके इतिहास को जानने में हमें मदद मिलती है। इसके अलावा कुछ मूर्तियों के बारे में यदि हम बात करें, जैसे कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही आजकल इतिहास को अनुमानित करके जानकारी एकत्रित की गई हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता के विषय में जब भी हमें जानना होता है, एक प्रश्न आता है कि क्या ये लोग मूर्तियों से परिचित थे या ये इस समय मूर्ति पूजा करते थे, तो जी हाँ, हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय यदि देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो खुदाइयों से प्राप्त अवशेष मिले हैं, इसमें कई प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, अन्य जगहों से इसमें मूर्तियां मिली हैं, जिसमें उर्वरता की देवी के रूप में, पशुपति भगवान के रूप में देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों के बीच में एक इतिहास के विषय में, भारतीय इतिहास जो हमारे की पुस्तक में इसको एकदम पहले ही अध्याय के रूप में दिया हुआ है, इस पर हमने चर्चा की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।